Hey guys, my name is Virendra Singh. I am teaching on Unacademy Plus for the CSIR Net Life Science category. I am one of the top educator on Unacademy Plus platform. I have qualified many entrance examination like GATE, DBT, CSIR, and I have guided more than 100 plus qualified candidates. सो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा टिप्स और स्मार्ट टिप्स जो कि आपको ये बताएगा कि आप अपने प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करें और वो छोटी छोटी कहते हैं जो गलतियां आप करते हैं उनको कैसे एलिमिनेट करें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ CSIR। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें कितने यूनिट्स सेलेक्ट करने चाहिए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता दूं कि यूनिट सिलेक्शन के ऊपर जब बात आती है तो कौन से यूनिट सेलेक्ट करें और कितने यूनिट सेलेक्ट करें, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो आपको करना क्या है कि हाउ मेनी यूनिट्स, तो 8 से 10 के बीच में, मतलब 8 9 10, अगर 8 से 10 के बीच में यूनिट है एंड 10 इज अ परफेक्ट नंबर। अगर आप 10 यूनिट टारगेट करके चल रहे हो तो वो एक परफेक्ट नंबर स्ट्रैटेजी है CSIR के लिए, और अगर उससे ज्यादा करते हो तो वो आपके लिए बोनस है। और अगर आप 8 तक भी जाते हो तो आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप 8 से कम यूनिट को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉस होने वाला है। और कौन सी यूनिट टारगेट करें, या आप कोई भी यूनिट टारगेट कर सकते हैं जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी हो, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इजी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो, वो करने चाहिए। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यूनिट नंबर 1 2 3 4 कभी ना छोड़े, क्योंकि आपको बेस बनाता है। यूनिट नंबर 13 कभी ना छोड़े, क्योंकि ये आपको PhD में भी काफी हेल्प करेगा, दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। उसके अलावा यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 10 11 ये मोस्ट इजीएस्ट यूनिट्स में से आते हैं। तो आपको मैं ऑलरेडी 10 यूनिट बता चुका हूं, 9 से 10 यूनिट जो कि आप सेलेक्ट करें, पहला से लेकर चौथा, 8 9 10 11, उसके बाद 12 और 13। ये ऐसे यूनिट्स है जो कि आपको हमेशा काम आएंगे। 8 से 11 वाला मोस्ट इजीएस्ट यूनिट्स है, और बाकी जो यूनिट्स हैं वो आपके पूरी लाइफ काम आने वाले हैं। चलिए, उसके बाद सवाल ये उठता है कि चलो यूनिट सेलेक्ट कर लिए तो पढ़े कहाँ से। तो पढ़ना कहाँ से उसके बारे में भी बता देता हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए कई लोग ये कहते हैं कि बिना स्टैंडर्ड बुक्स के की प्रिपरेशन नहीं होने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है जी, कि स्टैंडर्ड बुक्स के बिना प्रिपरेशन नहीं हो सकती। यस, लेकिन स्टैंडर्ड बुक रेफर करना चाहिए। अब इतना टाइम नहीं होता है कई लोगों के पास कि स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करें, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यू कैन कम टू द प्लस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले तो स्टैंडर्ड बुक्स के PDF डाउनलोड कर लीजिए, कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा उनके बुक्स जो होते हैं, उनके जो डायग्राम्स होते हैं बुक्स के, उन डायग्राम्स के डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता है तब जाके आप पूरा डिटेल चैप्टर की स्टडी करने की कोशिश करें, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि जब लर्न करने की कोशिश करते हैं, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू की कौन सा रिफर करना चाहिए MCQs के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या रिफर करें क्या ना करें, तो ये सवाल भी उठता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर बेस्ट, आप उनको कभी भी अवॉइड ना करें, क्योंकि वही आपको रियल सिनारियो, रियल सिचुएशंस बताते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं और आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, CSIR, गेट, DBT और जितने भी लाइफ साइंस के एग्जाम है, उतने अगर उनके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर जाओ तो किसी और MCQ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ही सिर्फ PYQ सॉल्व किए थे, वो भी हर एग्जाम के। ठीक है, तो हर एग्जाम, जितने भी लाइफ साइंस के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के PYQ सॉल्व करिए। ठीक है, सो दैट वुड बी द परफेक्ट। अब मिलेगा कहां से? ऑलरेडी गूगल पे जाओ, सर्च करो, हर एक चीज अवेलेबल है। अब ये मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। नाउ अब बात करते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। क्या अगर बुक पढ़ते हैं तो नोट्स कैसे बनाएं? तो जब आप बुक पढ़ते हो तो 10 on 1 का स्ट्रेटेजी रखो या 20 on 1 की स्ट्रेटेजी रखो। ये क्या है 10 on 1 या 20 on 1 के बारे में? सो आपको क्या करना है कि 20 on 1 या 10 on 1 की 10 पेज या 20 पेज आप पढ़ते हो तो उसको एक पेज में समराइज करने की टेंडेंसी रखो। आप पूरा का पूरा अगर कंटेंट लिखते जाओगे तो बुक और आपके नोट्स में डिफरेंस कहाँ रह जाएगा। तो नोट्स का मतलब होता है पूरे के पूरे कंसाइज क्रिस्प फॉर्म में बनाना। तो वो क्या करना है, 10 पेज पढ़ा, 11 पेज पढ़ा, 20 पेज पढ़ा, तो उनको एक पेज में समराइज करो, कोड्स के फॉर्म में, निमोनिक्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, ये चीज करें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़े तो हमेशा विजुअलाइज करते हुए पढ़े।
अक्सर क्या होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ फैक्ट को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं या कॉन्सेप्ट को ऐसा ऐसा हो रहा है, हम उसको कभी विजुलाइज नहीं करते। हम बस समझ लेते हैं जीपीसीआर पाथवे में कि ये जो है ये 7 मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन जीपीसीआर है, उससे लिगेंड बाइंड करेगा, फिर जी अल्फा एक्टिव होगा, लाइक दैट। ठीक है, ये हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन हम विजुलाइज नहीं करते। हमेशा कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ये कैसा हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा अगर सेल के अंदर हो रहा है। तो विजुलाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट समझने में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आपने जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो प्रिपरेशन के टाइम पे कौन से नॉर्मली गलतियां होती हैं, तो सबसे पहले ये गलतियां होती है कि इल्यूजन में जीना बंद कर दें। हम क्या करते हैं कि इल्यूजन में जीना पसंद करते हैं कि हमें एक बार हमने रीड आउट कर लिया तो हमें लगता है कि हमें वो चीज़ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी चीज को रीड आउट कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज हमें आ गई हो। ठीक है, हमें वो चीज अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि कोई भी चीज पढ़ने से ज्यादा अप्लाई करना जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सो फोकस ऑन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ना कि आप ये चीज पे फोकस करें कि हाँ हम कोई चीज लर्न कर रहे हैं, एक बार लर्न कर लिया हमें आ गया, तो अप्लाई करने पे फोकस करें। तीसरी ये चीज, अप्लाई द एसपीआर अप्रोच। एसपीआर अप्रोच क्या है? स्टडी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। पढ़े, प्रैक्टिस करें एंड रिकॉल करें। रिवीजन से बेटर होता है रिकॉल करना। अब ये रिकॉल क्या करना होता है, रिवीजन और रिकॉलिंग में फर्क ये होता है कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो आप नोट्स या कॉपी या शॉर्ट ट्रिक्स को देखते हुए रिवीजन करते हो, तो एग्जैक्टली वो रिवीजन नहीं रह जाता, आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं बनता है। ठीक है, प्रेशर का मतलब कि आप सोच नहीं पाते हो, स्ट्रेस नहीं डालते हो अपने माइंड पे चीजों को रिकॉल करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो आपके पास वो शॉर्ट ट्रिक्स होते नहीं है कि आप देख के रिकॉल करोगे, देख के रिवीजन करोगे। आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आपको पीछे से माइंड से चीजें निकालनी होती है, और इसको निकालने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप कुछ भी पढ़ें, जितना भी आपने एक दिन में पढ़ा हुआ है, उस एक दिन को रात में जब आप बेड पे जाते हो, आधे घंटे पहले बेड पे जाओ, और जितना भी दिन में पढ़ा है विदाउट एनी कॉपी, विदाउट एनी कहते हैं सपोर्ट, जस्ट उन चीजों को आंखों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड विजुलाइज करने की कोशिश करो कि अच्छा ये स्लाइड में ये पेज पे ऐसे लिखा हुआ था, ये फॉर्म हो रहा था। अगर आप फंसते हो तो जाकर दोबारा करो। मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप पहली बार में परफेक्ट नहीं बन जाओगे। जब मैं भी शुरू करता था अपने लाइफ में, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो मुझे एटलीस्ट 5 बार से 6 बार एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से रिकॉल करने में लगता था। यानी कि जब भी आप रिकॉल करोगे, बीच में कहीं अटकोगे, वहां पे कॉपी देख लो, फिर से रिकॉल करो। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ किसी कॉन्सेप्ट के लिए, बिना कॉपी देखे कि आप सारी चीजें रिकॉल कर पा रहे हो, तब तक आपको रिकॉल करना है। उसके अलावा एक ही चीज भी करनी है कि डोंट मेक टाइम टेबल्स, मेक अ टारगेट टेबल। अक्सर हम गलतियां क्या करते हैं कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें एक एक दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है। घंटे से नहीं क्लियर होता। अगर घंटा आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जॉब नहीं करने आओ, यू आर वर्किंग फॉर योर करियर, यू आर वर्किंग फॉर CSIR, यू नीड टू थिंक इन अ डाइवर्स वे, इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, सो उसके लिए आपको करना क्या है, टारगेट टेबल बनाओ। एक दिन में पढ़ना कितना है, ये आवर्स के हिसाब से नहीं डिसाइड होगा, ये आपके टारगेट के हिसाब से डिसाइड होगा कि मुझे अमीनो एसिड कंप्लीट करना है, अब उसके लिए मुझे 2 घंटा लगे या 6 घंटे लगे, ये मैटर नहीं करता। सो मेक अ टारगेट टेबल, डोंट मेक टाइम टेबल। ठीक है, चलो अब आप प्रिपरेशन करते हो, प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, जैसे कि मैंने PYQs बताया कि प्रैक्टिस कर लिया, वहां से चीजें लर्न करने की कोशिश कर ली। बात ये आती है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या आप कहते हैं टिप्स अपनाने चाहिए। तो एग्जाम हॉल में जब भी आप जाएं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, जब आप कभी स्विमिंग करने जाओ, पहली बार आप स्विमिंग से डरते हो, दूसरी बार आपको थोड़ी थोड़ी स्विमिंग आती है, जब आप सीख लेते हो, पहले फिर किनारे पे तैरते हो, उसके बाद आप फिर जाके समंदर में, बीच में, नदी में, जहां पे भी तैरना हो वहां पे तैरते हो, जब आप अपने स्विमिंग के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एग्जैक्टली आप यही होता है एग्जाम हॉल में कि हम एग्जाम हॉल में पहुंचते जरूर हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, इसीलिए हमें डर लगता है कि हम डूब जाएंगे, और एक्चुअली ऐसा ही होता है। सो इस चीज से बचने के लिए अपनी प्रैक्टिस को, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को, अपनी स्ट्रैटेजी को इतना परफेक्ट बना दीजिए, इतना मेहनत करिए उस पर, इतनी बार प्रैक्टिस करिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए कि आपको क्या लगे कि आपको, चाहे आप किनारे पे तैर
रहे हो या बीच में तैर रहे हो पता ही ना चले, आप नदी में तैर रहे हो या समंदर में तैर रहे हो पता ही ना चले। मतलब इतने मॉक टेस्ट दीजिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व करिए कि आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो कि आप इंट्रेंस एग्जाम में मॉक टेस्ट दे रहे हो, फील ही ना आए। इतना आप कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। तो एग्जैक्टली इतनी बार उस चीज को करिए कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला था। चलिए, सो होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक लास्ट टिप और आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो ट्राई टू अवॉइड निगेटिव पीपल्स, निगेटिव थॉट्स एंड ऑल। अक्सर जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जब हम इस फेज में होते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं शुरू से लेके लास्ट तक जो आपको नीचे खींचना चाहेंगे। तो हमेशा याद रखना कि आपके सपोर्ट में खड़े होने वाले लोगों की संख्या कम होगी और आपको गिराने वालों की संख्या ज्यादा होगी। तो ऐसे कैसे प्रिपरेशन चलेगा? डेफिनेटली तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई ये तब वर्क करेगा जब आपका थॉट्स, आपका माइंड क्लियर हो। अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको ये काम करना ही करना है, मतलब अगर आपका पर्पस क्लियर है कि आप CSIR क्लियर ही करना चाहते हो, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी तो बहुत छोटे पलों के लिए करेगा। सो अपने माइंड को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने थॉट्स, अपने पर्पस, अपने माइंड से क्लियर हैं कि मुझे तो किसी भी हाल में करना है और करना है तो करना है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोकने वाला। सो बी क्लियर विथ योर थॉट्स। जो मैंने स्ट्रिप टिप्स बताई उनको फॉलो करिए, बुक्स, स्ट्रेटजी, प्रीवाईक्यूज के थ्रू जाइए, SPR अप्रोच अपनाइए, रिकॉलिंग करिए, प्रैक्टिस करिए और फोड़ के आ जाइए CSR एग्जामिनेशन को। होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो कि मैंने क्या बताया है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपके सॉल्यूशंस को जरूर बताऊंगा कि जो भी आपकी क्वेरीज होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। हैव अ ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।